अब से करीब 70 मिनट के बाद आएगा भारत का वो बजट जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, कहां उम्मीदें पूरी हुई, कहां उम्मीदें टूट गई, एक एक डिटेल आज आप दिन भर इंडिया टीवी पर देखेंगे और समझेंगे बेहद आसान भाषा में। आपको इस बजट को समझाने के लिए आज दिन भर एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक ये बड़ी तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। मुलाकात के बाद, राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं और यहाँ पर कैबिनेट की मुहर इस बजट पर लगेगी और इस मुहर के बाद ठीक 11 बजे, आप घड़ी मिला लीजिए इंडिया टीवी के साथ, ठीक 11 बजे बजट को पढ़ना शुरू करेंगी निर्मला सीतारमण। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी जहां पर इस बजट पर मुहर लग जाएगी। आप जानते हैं कि अब बजट पेपरलेस बजट है। एक टैबलेट है, एक लाल कपड़ा आप कहें या लाल बैग आप कहें जिसमें ये टैबलेट है। अब जब ये लाल पिटारा खुलेगा तो कहीं कोई खतरे की घंटी तो नहीं। किस सेक्टर के लिए ये हो सकती है, मार्केट के लिए अगर हम देखें कि बजट कैसा होगा। इकोनॉमिक सर्वे तो सौरभ कम से कम यही बताता है कि देश में महंगाई है, लेकिन उस पर काबू भी भारत ने बहुत बेहतर तरीके से पाया है। दुनिया भर में कीमतें जब आसमान छू रही हैं, भारत सरकार अपने इकोनॉमिक सर्वे में यह दावा करती है कि हमने लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। इसे और कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका एक्शन प्लान क्या होगा। और बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि विपक्ष के तरकश के तीर सबसे ज्यादा पैने तब होते हैं जब बात बेरोजगारी और महंगाई की आती है। एक और तस्वीर आपके सामने, संसद भवन पहुंची हैं अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए तस्वीर आपके सामने है। वित्त मंत्री पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में अब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उसके बाद 11 बजे ये बजट भाषण जो है प्रधानमंत्री पढ़ना शुरू करेंगी। फिर एक बार वो अपना वो गैजेट दिखा रही हैं जिसमें स्टोर्ड है सारा का सारा लेखा जोखा आज के इस बजट का। बड़े गोपनीय तरीके से बजट तैयार होता है। कई कई दिन तक जो लोग इस बजट को बनाने की प्रक्रिया में शुरू होते हैं अपने घर तक नहीं जाते हैं, मंत्रालय में रह करके काम करते हैं। कुछ दिनों पहले हलवा सेरेमनी की तस्वीर भी आई थी। एक विशेष आयोजन होता है, हलवा बनाया जाता है वित्त मंत्रालय में जब बजट की तैयारी होती है उस वक्त। और अब आज वो बजट दुनिया के सामने रखने का वक्त है। वित्त मंत्री के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जगलरी का काम भी बताया जाता है बजट बनाना। आपके पास संसाधन सीमित हैं, उसी में आप उसे किस दिशा में कितना उस बजट देते हैं, लगाते हैं, क्या आपका फोकस होता है, यही हर साल सरकार से जानने की उत्सुकता हर कोई रखता है। टैक्स को लेकर बड़ी बातें होती हैं। पिछले साल सरकार ने टैक्स की हम बात करें तो एक नई रिजीम शुरू की थी। कहा था जो लोग नए सिस्टम में आना चाहते हैं जिसमें कम दरें हैं टैक्स की, उसमें आ जाएं। लेकिन उसमें जो छूट मिलती है अलग अलग किस्म की, अलग अलग मदों में, टैक्सेबल इनकम में, वो छूट चली गई थी। या फिर आप पुराने सिस्टम के तहत टैक्स दे सकते थे। इस बार क्या कुछ और होगा? चर्चाएं हैं कि शायद 5 लाख तक की आमदनी पर टैक्स सरकार न वसूले, ऐसा कुछ लोगों ने उम्मीद जाहिर की है। देखते हैं आज ऐसा होता है या नहीं होता है। मिडिल क्लास की जब बात होती है तो वित्त मंत्री ये कहती हैं कि आप ये देखें कि हमने कभी कोई नया टैक्स तो कम से कम नहीं लगाया, लेवी नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। मिडिल क्लास लेकिन फिर भी उम्मीदों की नज़र से वित्त मंत्री की तरफ इसलिए भी देख रहा है क्योंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि महंगाई है और सबसे बड़ा बोझ जो मिडिल क्लास पर आता है कि उसने अपना घर भी चलाना है, टैक्स भी देना है और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी के साथ साथ फिर वो उम्मीद भी करेगा कि आपको रियायत कहाँ कहाँ पर मिल रही है। और आप अभी थोड़ी देर पहले जो टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे थे, देखिए सिस्टम इतना हम कह सकते हैं कि बड़ा पारदर्शी बना है। बीते कुछ सालों में जनधन हो, आधार हो, मोबाइल हो, इन सब में जितने फर्जी लाभार्थी थे उन्हें हटाया गया है और उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड की तरह एक छतरी के नीचे लाया गया है। और इस अम्ब्रेला की वजह से एक फ़ायदा ये हुआ है कि धीरे धीरे करके ये जितने फर्जी लाभार्थी हैं ये और डिडक्ट होते जाएंगे तो सरकार को और आम जनता को एट द एंड वो बेनिफिट मिलता चला जाएगा सरकार का। लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना, वो ये होती है कि सरकार, ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार धीरे धीरे सब्सिडी से हटना ही चाहती है पूरी तरीके से। तो जो एक गरीब व्यक्ति तक एक मदद पहुंचाई जाती थी अलग अलग जरियों से,
सरकार ने पहले उसको एक जगह इकट्ठा किया, अब सीधा अकाउंट में पैसा जाता है, और अब कई लोग इस बात की आशंका जाहिर करते हैं कि वो सब्सिडी भी धीरे धीरे सरकार कम करती जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है हम लोग बात करेंगे। अनुज भार्गव साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत सारे विषय हैं तो बजट पर बात करने के लिए, लेकिन दो तीन जो हर आदमी की जुबान पर हैं, आपने सुना भी सब लोगों को, बेरोजगारी, महंगाई और आम आदमी की जेब में कुछ बचत हो जाए, इसके लिए क्या करे सरकार? देखिए सौरभ जी, आपका जो ये कहना है, ये आज के दिन सबके दिमाग में यही रहता है कि आज क्या होगा। तो देखिए, एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ उदाहरण है कि ये जो अपना ग्लास है ये आधा खाली है आधा भरा है। सवाल ये होता है कि एक बजट से दूसरे बजट तक ग्लास में जो पानी है वो ऊपर गया या नीचे आया। दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं, दुनिया में कोई सरकार ऐसी नहीं जिसका ग्लास आधा हो या पूरा भरा हो। सब जगह वो पानी का जो स्तर है वो ऊपर या नीचे होता है। अब सवाल ये है, भारत पृष्ठभूमि में दुनिया की देखें तो अब पहले भारत अकेला था और दुनिया से इतना जुड़ा हुआ नहीं था। आज पूरी दुनिया इतनी जुड़ गई है कि कहीं पे भी कुछ होता है, जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट साहब ने कहा कि यूएस में जो हुआ उसका यहाँ पे ब्याज दरों में असर पड़ा, दुनिया में वॉर हुई, आपने बताया उसका असर पेट्रोल पे पड़ा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जिस पृष्ठभूमि में भारत आज है वो बहुत सही है। सवाल बेरोजगारी का सब उठाते हैं, पर आप अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखो या प्रैक्टिकली देखो तो बेरोजगारी मिटाना किसी भी देश में असंभव रहा है, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, आपकी बातें सर जो है हौसला दे सकती है प्रेम शुक्ला जी को, लेकिन नहीं, मैं हौसला नहीं दे रहा, मैं आईना दिखा रहा हूं दोनों को। विदेशी परिस्थितियों के पीछे सरकार को आप एक बात अच्छा कैसे मान लें बताइए। अगर आप जरा सा निकल के बाहर जाइए तो महंगाई दिखाई पड़ती है नहीं। भदौरिया साहब, वही तो बात मैंने कहा ना, कोई एक बेंचमार्क होगा। अब सरकार वो बेंचमार्क एक आंकड़ा बताती है। जरूरत नहीं, आप पेट्रोल पंप पे चले जाइए, आप तो रोज ही पेट्रोल भरवाते हो ना। बिल्कुल। तो फिर आप नहीं, तो तेल के दाम तो बढ़े हुए हैं, ये तो जो आदमी ना कहे झूठ बोल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो हर चीज के दाम बढ़े हैं। मैंने पूछा पेट्रोल पंप वाले से, नहीं, ये पेट्रोल का क्या हाल है, तो बोले सर 1 साल से उधर ही। ये मुंबई में पेट्रोल, हाँ पेट्रोल पंप वाले ने मेरे को उधर ही तो है सर, किधर, लेकिन कितना है, कितना है? आप देखो पिछले 8 सालों में पेट्रोल की जर्नी जो है वो 100 रुपए के आसपास से या उसके ऊपर से 60-75 तक गई। अच्छा, अभी आप बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की और बेरोजगारी की बात करता हूं मैं। सो बेरोजगारी का ऐसा है, आप एक तरफ तो कहते हैं कि आंकड़े कुछ कहते हैं, आंकड़े तो कुछ कहेंगे, आंकड़े हमेशा गलत होते हैं, गलत सबको भी पता है, सबको पता है कि अनुमान होता है डायरेक्शन का, ठीक है, वो फैक्ट नहीं होता। इट इज ओनली एन एस्टिमेट ऑफ द डायरेक्शन। अब हम लोग से पूछिए, हम जो है कई कंपनियों में जाके कंसल्टिंग करते हैं, एडवाइजरी करते हैं। हम जिस भी इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलते हैं वो बोलता है यार आदमी मिलते ही नहीं। सूटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी जो बोलते हैं क्राइटेरिया, कोई मीट ही नहीं करता, मैं रखूं कैसे, और जिसको रखता हूं वो काम करता नहीं। अब काम क्यों नहीं करता? जिस मनरेगा की सब दुहाई देते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी को भी पूछ लो, वो बोलता है यार मनरेगा की वजह से आदमी नहीं आता। वो बोलता है मेरे को दुगना तिगना तो मिले तो मैं काम करूं, नहीं तो मैं क्यों काम करूं। तो ये भी एक रियलिटी है जिसको हमको देख के चलना है कि हमें क्या करना है। महंगाई और बेरोजगारी तो हर जगह रहेगी। अगर महंगाई नहीं रहेगी, इन्फ्लेशन नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। सॉरी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब्सिडीज जो सरकार सोच रही है कि धीरे धीरे खत्म करने की जरूरत है, वो धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए? एकदम 100%। आप सरकार की जो सोशलिस्ट इमेज है आप उसे खत्म कर देना चाह रहे हैं? नहीं, सरकार कौन सी सरकार सोशलिस्ट रही है मेरे को ये बता दीजिए। आप वॉक पे मत जाइए, मतलब टॉक पे मत जाइए, वॉक देखिए सरकार ने क्या किया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, आप उनके एक्शन देखिए कि उन्होंने किया क्या है। हम लोग तो देखते हैं ना कि किसने क्या किया। तो चलिए अब नटशल में बताइए ना, देश में कब स्लो हुई? देश के अंदर बेरोजगारी जो है, आपने कहा सब जगह होती है, हमारे यहाँ क्या ज्यादा है बाकी जगहों से? इस वक्त ऑन अ रिलेटिव बेसिस ज्यादा है, पर यही बेरोजगारी अगले साल तक मेरे ख्याल से कम 30 से 40% कम होगी। एक और चीज हमारे देश में खास है जो दूसरी जगह नहीं है, यहाँ पे बच्चा अपना खुद का सोल प्रोप्राइटी ठेला लगा देता है। अच्छा ठीक है, एक बार अभी प्रधानमंत्री ने एक बार पकौड़े की बात की थी, आज तक लोग ताने मारते हैं उस पर। नहीं, पर बात सही है। ठीक, एक बार भदौरिया जी बोले, फिर प्रेम जी जवाब देंगे इस बात का। सवाल ये है कि हमेशा यही सुनने को मिलता है कि अगले साल
फिर जब अगला साल आ जाता है फिर अगले साल कम हो जाएगा। कब कम होगा? उम्र निकल जाती है, आदमी की उम्र खत्म हो जाती है, फिर अगला साल ही नहीं आ पाता है। भाई यूथ है, उसका अगला साल आते आते वो 10 साल गुजर गए, बहुत अच्छी बात बोली उसकी उम्र खत्म हो जाती है, अगला साल आता ही नहीं है, जैसे कभी कल नहीं आता है। तो ये सरकार सिर्फ सपने दिखाती है, अगले साल ऐसा होगा, अगले साल ऐसा होगा, हो कहीं नहीं रहा है। 60 से 70 हो गया पेट्रोल, फिर 80 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 100 पार हो गया। नहीं, फिर 100 पार हो गया। ये कब होगा? कब? शशिकांत जी बस सब्सिडीज पर कुछ कहना चाह रहे नहीं, मैंने संक्षेप में। कहा आने वाले दिन में सब्सिडी कम करने का टारगेट सरकार का नहीं है। सही इस्तेमाल हो। अगर पिछले डेटा कंपेयर करेंगे तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो, फूड सब्सिडी जरूर उसमें कम हुआ। इसका मतलब ये नहीं है सरकार का नियत में कमी नहीं हुआ, वो सिर्फ टारगेट कर रहा है। पहले तो वो मिसयूज़ होता था, जहाँ फूड सब्सिडी जिसका पास रेशन का जरूरत नहीं होता था फिर भी वो रेशन कार्ड रखता था, इसका वजह से वेस्टेज। और फर्टिलाइजर सब्सिडी ये फर्जी बीपीएल कार्ड धारक तो मेरी नजर में भी खूब आए हैं। डिजिटाइजेशन की वजह से सिर्फ वो टारगेट जिसको देना है उसी को जाता है। सर लोग इसमें, जैसे अब गैस की बात होती है, गैस के सिलेंडर की, उसका उदाहरण बहुत दिया जाता है। पहले तो सरकार ने मुफ्त सिलेंडर दे दिया पहला वाला, उसके बाद फिर अब रिपोर्ट आती है कि अब वो व्यक्ति जो है दोबारा भरवा ही नहीं रहा उसको, वो फिर लकड़ी के चूल्हे पर आ गया है, क्योंकि सब्सिडी जो है वो उतनी नहीं है गैस सिलेंडर के ऊपर। नहीं, वहाँ सब्सिडी कम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जिसको जरूरत नहीं है वो वॉलंटरली सरेंडर करिए, क्योंकि वो सेंसिटिव इश्यू था। इसका वजह से कई लोग जिनका ऊपर से टैक्स पेयर से ज़्यादातर से उन्होंने वॉलंटरली कम किया। 2 करोड़ से ऊपर लोग जिसको जरूरत है उसको गैस पे सब्सिडी मिल रही है, मिल रहा है, लेकिन फिर वो गैस सिलेंडर क्यों नहीं भर पा रहे हैं? शुक्ला जी नहीं कहा, जिसको सब्सिडी मिल रही है गैस सिलेंडर भरा। ये तो जो है जिन्होंने गैस अपने कार्यकाल में ब्लैक में बेचे, जिनके कार्यकाल में एमपी जो है गैस की, मतलब जो है एलपीजी गैस कनेक्शन का एमपी जो है देता था, प्रिविलेज क्लास को मिलता था। आज अगर गरीबों के घर में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंची है तो ये अब उसको सब्सिडाइज रेट की तुलना आप अनसब्सिडाइज रेट से कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए ना कि 2013 में अनसब्सिडाइज एलपीजी गैस के एक बाटले का क्या था रेट और आज क्या है, तो आज 100 रुपये कम है, लेकिन वो उसका अनसब्सिडाइज के साथ ये सब्सिडाइज का कंपेयर करेंगे तो लगातार झूठ। और जैसे एक जन यहाँ भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, देखिए जिनकी जुगाड़ पर ही राजनीति की हो, जुगाड़वादी जो है, जुगाड़ जीवी, वो जुगाड़ के अलावा और कोई शब्द बोले। बताइए आप जो है करंट अकाउंट डेफिसिट आप जुगाड़ से कम कर देंगे और दुनिया मान लेगी? आईएमएफ को जो है आप क्या पप्पू समझ रहे हैं? आईएमएफ पप्पू नहीं है ना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज हैं वो आपकी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के क्या माइक्रो जो लक्षण है क्या उनको नहीं पहचानते वो? तो कृपा करके कुछ भी बोलने के पहले, और कृपा करके जैसे अनुराग जी कह रहे हैं, अनुराग जी तो भाई केंद्र की सत्ता में 1996 से 98 में रहे और 2009 से 2014 तक ये गठबंधन के सहयोगी थे, बाहर से समर्थन दिया था। आप जो मंत्र, आप जो बेरोजगारी को खत्म करने वाला जो मंत्र है, आपने 2009 से 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्यों नहीं दे दिया कि बेरोजगारी घट गई होती? महंगाई 2009 से 2014 में जब डबल डिजिट में थी तो आपने घटवा क्यों नहीं दिया अनुराग जी? अखिलेश यादव जी बताने क्यों नहीं गए मनमोहन सिंह को यार ये घटा दो? और दूसरा 2012 से 2017 में आप उत्तर प्रदेश में सरकार, कृपा करके बता दीजिए कितना रोजगार सृजन हुआ, जरा उसके आंकड़े भी बता दीजिए। अब आपने कहा कि 2009 से 2014 तक आपने क्यों नहीं कहा? हमने कहा उन्होंने सुना नहीं, तभी तो सरकार चली गई। क्या कहा था वही बता दीजिए। नहीं क्या कहा था वही बता दीजिए। नहीं क्या कहा था वही बता दीजिए। हम बार-बार क्या कहा था बता दीजिए, हम लोग भी समझ लेना। कम करो, रोजगार, अरे क्या आपका, तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब सरकार ने नहीं दिया, आप समर्थन दे रहे थे सरकार को, आप समर्थन था सरकार को। लेकिन मैं सरकार से, हमारी हमेशा से सरकार से मांग रही, उस समय हम लोग करते रहे कि आप सरकार को कम से कम सही डायरेक्शन में लेके जाइए, महंगाई बेरोजगारी पे ज्यादा से ज्यादा बात हो। अच्छा, यूपीए की सरकार में महंगाई बेरोजगारी थी या नहीं थी? नहीं, अब मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। हाँ। ज्यादा थी। सुन तो लो, तब 60 रुपए का डीजल पेट्रोल पंप पे जाइए, 60 रुपए प्रति पेट्रोल मिल रहा था आपको, आज 100 रुपए पार कर गया, 40 रुपए ज्यादा बढ़ गया। अब इनसे पूछिए, अब इनसे पूछा जाए कि तब हम 60 रुपए में भी सरकार का विरोध करते थे रह के भी कि भाई ये ज्यादा हो रहा है, 65 रुपए भी ज्यादा हो रहा है। अब बताइए 100 रुपए पार हो गया, अब इसका क्या किया जाए उसका बताइए।
देखिए, एक तो पहली बात तो पहले तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका काम विरोध करना ही है, सिर्फ विरोध करना है। विरोध करना नहीं मैं है। अभी अभी सरकार नहीं करते थे। सरकार से बाहर रहे तब भी विरोध क्योंकि हम करेंगे। जनता की बात करेंगे नहीं, ना, 2012 हमारी से जिम्मेदारी जनता की बात करने की है। 2012 से 17 के मैं बीच लाइटर में वेल में कहा विपक्ष का काम है। 2012-17 के बीच में कितना रोजगार सृजन किया तो कोई आंकड़ा नहीं है। आपके पास फार्मूला क्या है? तो कोई आपके पास फार्मूला नहीं मैंने है। कहा ना, अच्छा सिर्फ ठीक है, विरोध ये के लिए फॉर्मूले विरोध। की आपने बात कह दी, हम इस फॉर्मूले पर भी बात करेंगे। एक बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इसी कैबिनेट की बैठक में इस बजट पर मुहर लगेगी। थोड़ी देर में बजट पर कैबिनेट की बैठक शुरू होने ही वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हम ये बार बार कह रहे हैं मोदी का बजट, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी जो आशा है वो इस बजट में दिखाई देगी, उसकी छाप इस बजट में दिखाई देगी। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि चुनौतियां कम नहीं है सरकार की, लेकिन इन चुनौतियों को पार पाते हुए वो आम जनता के लिए कितना हितकारी ये बजट बना पाते हैं, यही देखने वाली बात होगी। विपक्ष को आप लगातार सुन रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी पर लगातार ताने कसे जा रहे हैं। अभी आपने अनुराग भदौरिया को भी सुना, सरकार में रहेंगे तो भी और सरकार से बाहर रहेंगे तो भी इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल पूछे जाने ज़रूरी भी हैं। अब हमारे साथ जी संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आप चर्चा सुन ही रहे हैं, सरकार के लिए चुनौती ज़्यादा है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कृषि को लेकर, रक्षा क्षेत्र को लेकर, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में आने वाले चुनावों को देखते हुए जनता को भी खुश तो करना चाहेगी सरकार। भाई चर्चा तो बहुत है इनकम टैक्स रिलीफ की मध्यम वर्ग को, बट देखिए चुनौतियां आपने थोड़ा एक बार और कह दीजिए सर। हाँ, लेकिन एक्चुअली वो उसकी बात जितनी होती है उतना असर नहीं पड़ता 2-5 हज़ार 10 हज़ार ऊपर नीचे होने से। लेकिन वो भी एक है कि भाई चलता है हर बजट के टाइम की कितना स्लैब बढ़ेगा, क्या 3 से 5 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। बट एक्चुअल चुनौती और अपॉर्चुनिटी दोनों है इस बजट में। देखिए कल ही जो IMF की प्रोजेक्शन है उसमें इंडिया की हाईएस्ट ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में, 6.1% या 2% ऐसा कुछ। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम उसको कैसे कैपिटलाइज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह का खर्चा होता है, किस तरह का कैपिटल एक्सपेंसेस का आउटले होता है। और चुनौती है फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय प्रबंधन की, जो इस समय करीब 4-4.25% है, उसको कैसे एक सीमा के भीतर रखा जाए, कैसे एक दुनिया भर में जो मंदी का खतरा फैल रहा है उस बीच में भारत की बढ़त दर को कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे रुपए का मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि 81-82 पे चल रही है, न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करेंसी को, न ज़्यादा वीक होने दे सकते। तो ये एक्चुअली सारी बातें अर्थशास्त्री हमसे कहीं बेहतर समझते हैं, सही पेचीदा एक्सरसाइज है। बट फिर भी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो इंडिया इज़ इन अ स्वीट स्पॉट। हमारी स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है जितनी कई और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की है इस समय दुनिया में। लेकिन आप जो स्वीट स्पॉट के कह रहे हैं तहसीन जी, आपको ये स्वीट स्पॉट दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि विपक्ष देखना नहीं चाहता या दिखाई दे नहीं रहा है जमीन पर? मीनाक्षी जी देखिए, इसके पहले मैं इसका उत्तर दूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ निजी टिप्पणियां हुई CAD को लेकर। जो लोग यहाँ हमारे, क्योंकि इंडिया टीवी को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ, इंडिया टीवी पे आते, कम से कम इंडिया टीवी की रिपोर्ट पढ़ लेते। 10 साल का सबसे हाईएस्ट CAD डेफिसिट इस साल हुआ है, सबसे हाईएस्ट। ये कोई जुगाड़ नहीं, ये सच्चाई है, गवर्नमेंट आंकड़े। इसके अंदर हमारे PSU का डेफिसिट नहीं गिना गया है। अगर उससे गिने तो हमारा CAD डेफिसिट और भी ज्यादा होगा, जिससे इन्फ्लेशनरी, और इसलिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना है। ये सारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं है। दूसरी चीज, जॉब क्रिएशन के बारे में आप किसी से सोल्यूशन पूछ रहे थे, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। जॉब्स आपके मैन्युफैक्चरिंग में कम हो गए ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, क्योंकि जैसी टेक्नोलॉजी आती है, ठीक उसी तरह अगर आपको आज गाड़ी बनाने के लिए 100 लोगों की जरूरत है, जैसी टेक्नोलॉजी आती आपको कम लोगों की जरूरत होगी। तो आपके जॉब्स आएंगे कहाँ? आपके जॉब्स आएंगे सर्विस सेक्टर और वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। वेब 2.0 में भारत ने बहुत अच्छी प्रगति की, इसलिए IT में भारत आज आगे है। लेकिन वेब 3.0 की तैयारी आज हम नहीं कर रहे। कल अमेरिका में जो बाइडेन ने अनाउंस किया, जिन बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी सीखना है उसे अमेरिका फ्री में सिखाएगा। वेब 3.0 में जॉब्स बनेंगे, लेकिन वेब 3.0 के लिए आपको 2 चीज चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन लॉज, बहुत अच्छे डेटा प्रोटेक्शन लॉज, दूसरी सरकार इंटरनेट ना काटे, और तीसरी अंग्रेजी।
अंग्रेजी को प्रमोट करना। जब तक आप अंग्रेजी नहीं सिखाओगे वेब 3.0 में, आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वेब 3.0 होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह। ये सरकार को ये इस बजट में अगर जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं लंबे लॉन्ग टर्म विजन को देखकर, तो इंग्लिश पे फोकस, 5000 इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार को शुरू करना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में ट्रेनिंग होगी, आपको इंग्लिश में सोचना सिखाया जाएगा, इंग्लिश में कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा। आप इंग्लिश से दूर जा रहे हो। अगर हम आईटी में आगे बढ़े, वो इंग्लिश के माध्यम से बने, ना कि और किसी लैंग्वेज के माध्यम से। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, पूरा वाला साहब, फिर यहाँ पर देखिए चीन की इतनी बात होती है, चाइना क्या इंग्लिश की बदौलत बढ़ा है जहां बढ़ा है? जी, बहुत अच्छी आपने बात की चाइना के बारे में, लेकिन आज हम जानते हैं कि चाइना की इकोनॉमी घट रही है। आज हम जानते हैं कि चाइना के अंदर बहुत सारी दिक्कतें जो चाइना छुपा रहा था। देखिए, ये मार्केट हमेशा सही होता, वो हमेशा सच्चाई बाहर आती है। चाइना की जो सक्सेस स्टोरी है, वो विश्व में कोई बहुत बड़ा इन्वेंटर नहीं है। वो क्या करता है, जो दूसरे लोग इन्वेंट करते हैं उससे कॉपी करता है। भारत और चाइना की उस लिहाज में तुलना नहीं हो सकती। भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत को इन्वेंशन करना होगा। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि अगर आप सॉरी कुछ बोलिए, मैं दूर बात पूरी कर लें। जी देखिए, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इंग्लिश को एक एलीट लैंग्वेज के माध्यम से देखकर से लुक डाउन करना, ये मेरे हिसाब से गलत है। जो जर्मनी में, जो चाइना में, जो जापान में इन्वेंशंस हुए हैं, जो उनकी सक्सेस स्टोरी, जो उनके लोगों ने काम किया है, उनके स्पेस सेक्टर में काम कर रहे, वो भी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज इस चीज को याद रखिए, ये केंद्रित स्टेटमेंट है। एक लास्ट चीज, इस बात पे कोई भी व्यक्ति ने मुझे उत्तर नहीं दिया है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, वो आज $101 बिलियन क्यों है, जबकि 31 अभी मैं उसका जवाब लेता हूं, बात चर्चा में आएगी जरूर। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं, एक लास्ट चीज जोड़ना चाहता हूं। तीन ऐसे मुल्क हैं जिससे हम इंपोर्ट, चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं उससे सस्ता हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट पर हम बात करेंगे। तहसीन अखिलेश प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये पूरी चर्चा विस्तार में सुनी है। अखिलेश जी, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? जो देश ने 9 सालों में मोदी जी के बजटों से उम्मीद की है, देश को डुबोया है, 1 साल में क्या कर लेंगे और ठीक से डुबो देंगे। चली चला का बेला है। आप 2014 का बजट उठा लें पहले, आज की बजट की चिंता छोड़ दीजिए। उनमें जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि ये हम कर देंगे, उसी की समीक्षा कर लीजिए। नमामि गंगे क्या हस्र है, 100 स्मार्ट सिटी, 16 नए बंदरगाह, 7 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, SEZ, 2022 तक सबको घर, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डबल ट्रिपल कर देना, 5 नए ट्रिपल IT, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकास दर एवरेज 8% से ज़्यादा, सरकारी घाटा 3% पे लाना, रोजगार को दोगुना, केवल 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं अखिलेश जी, तस्वीरें आ रही हैं, कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, प्रधानमंत्री भी पहुंच गए पार्लियामेंट हाउस, वित्त मंत्री इससे पहले आपने देखा होगा, गृह मंत्री अमित शाह वो वहां पहुंच चुके हैं। अब ये कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो जाएगी, औपचारिक मोहर बजट पर लगेगी, उसके बाद सदन में इसको पेश किया जाएगा। जी कंटिन्यू कीजिए अखिलेश जी। मैं बोलूं? जी हाँ, तो देखिए, उम्मीद उससे की जाती है जिसमें कुछ क्षमता, जो झूठे सब्जबाग दिखा करके जनादेश भले पा लेता हो लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाता। हमारा पिछले 4 सालों से भारत का जो GDP था, एवरेज जो है वो 3% है। पिछले बार भी GDP ग्रोथ 9% आंकी गई थी, 7% ही रही। बैंकों की हालत देख ही रहे हैं, आज भी हमारे बैंकों का 9.4% NPA है। दुनिया का सबसे ज़्यादा 12.17% बीच में NPA चला गया था। कितने बैंक सारे बर्बाद हो गए, कितने बैंक बैंड हो गए। 14.5 लाख करोड़ रुपया मित्रों का माफ़ कर दिया और 12 लाख करोड़ रुपया NPA कर दिया। 5 लाख करोड़ रुपए फॉर्जरी के बैंकों में चले गए। कांग्रेस के समय बैंकों ने 35,000 से 50,000 करोड़ प्रॉफिट दिया, वही आज बैंक डूब रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दिखा करके जी थोड़ा जरूर राहुल गांधी की पदयात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का दबाव पड़ेगा इस सरकार पे, हो सकता है पड़े। कुछ लोक लुभावन योजनाएं आ सकती हैं, कुछ सुविधाएं दे सकती हैं, क्योंकि चुनाव भी है और उस यात्रा को थोड़ा प्रभाव को डाइल्यूट करने के लिए ये कर सकते हैं।
ठीक, आप कह रहे हैं अगर कोई राहत देने वाला कदम बजट में होगा तो राहुल गांधी की यात्रा के दबाव की वजह से होगा, वरना आपने कहा जो 2014 से अब तक किया वही करेंगे और डुबाया है और डुबाएंगे। अखिलेश जी के शब्द हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला स्टूडियो में, जवाब देंगे शहजाद। मैंने तो आपको गिनाया। सौरभ जी देखिए, आज तक अगर आप समीक्षा करें, इतने वर्ष आपने बजट कवर किया है, तो हमेशा बजट का आकलन आउटले के आधार पर किया जाता था। पिछले 8, साढ़े 8, 9 वर्षों में अब आउटले नहीं, अब आउटकम की बात होती है। मुझे तो देखिए आश्चर्य होता है कि 8, साढ़े 8 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो एक निकलता है कि सर्वस्पर्शी, सभी मानवी को छूने वाला बजट, और जिसे मैं कहता हूँ गीता बजट। गीता बजट का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ, एक 10 सेकंड दे दीजिए। जी फॉर ग्रोथ एंड ग्रामीण, I for infrastructure investment and inflation control, T for technology and A for आम आदमी की सुविधा बढ़ाना। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक एक शब्द पर। G फॉर ग्रोथ, आज तो पूरी दुनिया IMF समेत मान रही है कि पूरे अंधकार वैश्विक क्षितिज में अगर कोई उजाले का स्थान है तो वो भारत है। 6.5-7% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय समाज और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी माना जा रहा है। यूपीए के ज़माने में कोई एक ऐसा वर्ष नहीं था जहां पर ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज़्यादा रहा हो। यहाँ पर 2 वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी इन्फ्लेशन को कम रखा गया। वहाँ पर 9, साढ़े 9, 10% का इन्फ्लेशन हुआ करता था। आज हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो एक समय पर 7% पर गया, परंतु वो भी अब कंट्रोल हो रहा है। IMF की रिपोर्ट देख ले तो 5 और 4% इन्फ्लेशन पे आएगा। इन्वेस्टमेंट, चाहे FDI की बात हो, सबसे हाईएस्ट FDI आज आ रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स आज हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो ग्रोथ आज ज़्यादा हो रही है। अब देखिए आते ए का मतलब है आम आदमी के लिए क्या किया गया। जो आज हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है वो कहाँ खर्च हुआ है? वो खर्च हुआ है 12 करोड़ टॉयलेट बनाने में, 6.5 करोड़ नल से जल देने में, 3 करोड़ आवास बनाने में, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक फूड ग्रेन देने में, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कवर देने में। अब तहसीन बोलते हैं कि हमें इंटरनेट 3.0 के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे तहसीन भाई, हम लोग तो इंडस्ट्री 4.0 की इस समय पर अध्यक्षता करने के लिए तैयार है। ये क्योंकि आपको याद होगा जब टेक्नोलॉजी को फिनटेक के रूप में लाया गया तो यही इनके वित्त मंत्री खड़े होकर बोलते थे कौन सी महिला, कौन सी बूढ़ी माँ इसका इस्तेमाल कर पाएगी। आज गर्व की बात है कि यूपीआई जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो आज इतना बढ़कर उभर कर निकला है कि मॉल में हो या मॉल के सामने रेडी पटरी वाला हो, वो दोनों यूपीआई पेमेंट के माध्यम से करता है। तो एक महीने में 650 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। आज डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1 है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आपको याद होगा कि हम लोग मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज एप्पल और सैमसंग का यहीं पर देखिए शहजाद, इस पर हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, पर एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ। देखिए, सोच बदलने की भी आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी मुझे सिर्फ इतना बता दे, कांग्रेस पार्टी के 2 प्रतिनिधि है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वो कौन सा ऐसा वर्ष था जहां पर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। 10, साढ़े 10% इन्फ्लेशन हुआ करती थी। आज 90 लाख करोड़ का सामाजिक जन कल्याण और डेवलपमेंट पर खर्च करने के बावजूद भी अगर हमारा इन्फ्लेशन 4.5-5% पर रहता है, 220 करोड़ टीके लगाए जाते हैं लोगों को, टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो ये सारी उपलब्धियों को ना मानने का काम इन पर हम चर्चा करेंगे। और विपक्ष से देखिए सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि अगर अभी भी जब आज़ादी के इतने वर्ष बीत चुके हैं, अभी भी घर में अगर नल जल की योजना चलाने की आवश्यकता पड़ रही है, बिजली पहुंचाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ कमियां तो रह गई होंगी जिसे अभी भी दुरुस्त किया जा रहा है। और ट्रेड डेफिसिट की बात की गई थी तहसीन पूनावाला के जरिए, उस पर भी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। जफर सरेशवाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।